सवाल है हमारे पास, ये 25 जुलाई को इवनिंग में पूछा गया था। टू आयंस हैविंग सेम मास have charges in the ratio 1:2. They are projected normally in magnetic field where their speeds are in the ratio 2:3. The ratio of radii of their circular trajectory. काफी आसान सवाल है। रेडियस हम जानते हैं होता है mv/qb। जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर किसी चार्ज को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसका पाथ जो है वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर आर्क हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, कंप्लीट सर्कल हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है एग्जिस्ट करता है। तो ये रेडियस होगा सारे ही केसेस में। तो हमें दिया है मासेस का रेशियो दिया है और स्पीड बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो देखिए रेडियस का रेशियो हमें निकालना है, तो उन दोनों पार्टिकल्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड बराबर है और सेम स्पीड से फेंका गया है। क्या स्पीड नहीं अलग अलग है और उनका मास भी अलग अलग है। क्या चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, हैव चार्ज इन द चार्जेस का रेशियो भी अलग है, सेम मास है। अच्छा ये मास सेम है तो मैं रेडियस कह सकता हूं प्रोपोर्शनल होने वाला है v/q के। तो R1/R2 आपको ये मिलेगा V1/Q1 डिवाइडेड बाय V2/Q2। तो आपको यहां से मिल जाएगा V1/Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय V2। सो V1/V2 आपको दिया हुआ है, स्पीड्स का रेशियो 2:3 है तो आपको मिल जाएगा 2:3 और Q2/Q1 यानी कि चार्जेस का रेशियो का उल्टा, तो 1:2 का 2:1 हमें लिखना है 2:1, तो आपको 4:3 जो है वो रेशियो मिल जाएगा रेडियस का। 4:3 बी ऑप्शन आपको मिल जाता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7 अक्टूबर से, जो कि 7 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक। सवाल हमारे पास 25 जुलाई को इवनिंग का है। द 10 ohm resistor is connected across this much supply. The time taken by the current to change from its maximum value to RMS value is equal to. तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू से RMS वैल्यू में बताना है कि टाइम कितना लगेगा। तो हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू होती है I0 और RMS वैल्यू होती है I0/√2। तो टाइम बताना है कि कितना लगने वाला है। मैं मान लेता हूं कि एक टिपिकल इक्वेशन करंट की वो होती है I = I0 sin ωt। अब यहां पे आप देख सकते हैं, यदि मैं इसका फेजर बनाऊं तो इनिशियली जो करंट मैक्सिमम वैल्यू पर है तो फेजर जो है आपको मिलने वाला है इस तरीके से। ये फेजर आपको मिलेगा इनिशियली, जो इसका फेज है वो आपको मिलने वाला है 90 डिग्री के बराबर। दिस इज इट्स फेज इसका 90 है तो करंट मैक्सिमम होगा। करंट यदि 1/√2 I0/√2 हो चुका है, I0/√2 कब हो सकता है, जब ये एंगल जो है 45 बन जाए। इसका प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं कितना होगा, I0/√2 के बराबर। इसका मतलब ये π/4 जो है ट्रेवल कर चुका है, फेजर π/4 ट्रेवल कर चुका है। तो टाइम कितना लगेगा फेजर को π/4 ट्रेवल करने में, मैं लिख सकता हूं π/4 ओमेगा के बराबर, इतना टाइम इसको लगेगा। तो ये π/4 ओमेगा को लिख सकता हूं 2πf, सो 2π × 100। तो पाई से पाई चला गया, आपको मिल जाता है 1/800 के बराबर। 1/800 सेकंड्स लगेंगे इसको जाने में। अब हमें मिली सेकंड में आंसर निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1000 डिवाइडेड बाय 800, 0000 5/3। यहाँ पे देखिए π/4 ओमेगा, π/4 एंगल है और 2π/ओमेगा होना चाहिए। अच्छा अपॉन ओमेगा, थीटा अपॉन ओमेगा कर दिया, थीटा अपॉन ओमेगा, ठीक है। ओमेगा को रखा है मैंने 2π × f, 2π × 50 लिखना चाहिए, 100 नहीं 50 लिखना चाहिए। सो इट विल बी 400।
ये 400 होगा तो ये बन जाएगा आपके पास इट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 400, तो 0000 आपको 2.5 मिली एम्पियर जो है आंसर मिल जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए ना यहाँ पे क्या किया था मैंने? 2 पाई f लिखना था मुझे, यहाँ पे f को मैंने 100 लिख दिया था इंस्टेड ऑफ 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है, मैंने 100 लिख दिया गलती से, तो आंसर यहाँ पे गलत आ रहा था पहले, तो अब सही कर दिया, तो आंसर भी हमारा 2.5 मिली सेकेंड जो है आ गया है। सवाल हमारे पास है 25 जुलाई इवनिंग का, जो कहता है आपसे कि दो सर्किट हैं शोन इन द फिगर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ फलाना रेडियन पर सेकेंड, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन वन साइकिल विल बी सेम इन बोथ सर्किट। तो यहाँ पे देखिए बेटा 5 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे 5 ओम के रेजिस्टर के साथ ये दोनों चीजें हैं। अब पावर सेम डिसिपेट होगी दोनों में सेम टाइम में, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब ये कैपेसिटर और इंडक्टर जो है ये हट जाए। यदि कैपेसिटर इंडक्टर हट जाए तो ये दोनों जो है आइडेंटिकल सर्किट बन जाएंगे। अब इनको हटा तो सकते नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी हैं, तो इनका इफेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। इनका इफेक्ट कैंसिल आउट कब होता है? जब रेजोनेंस की कंडीशन बनती है। तो यदि ये वाला सर्किट रेजोनेंस पे हो जाए तो ये दोनों जो है आपस में कट मर जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ इफेक्टिव जो इंपीडेंस होगा वो इस रेजिस्टेंस के बराबर होने वाला है, और मैं कह सकता हूं उस केस में दोनों में जो पावर है सेम होगा I स्क्वायर R के बराबर। तो मैं यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल देता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L, L कितना है हमारे पास? L इज 0.1 इंटू C की वैल्यू है 40 माइक्रोफेरेड 10 टू द पावर -6, तो 40 इंटू 0.1 4 बन गया है। सो 1 अपॉन 2 10 टू द पावर -6 का अंडर रूट 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 3, तो 1000 बन गया। तो आपको ये 500 रेडियन पर सेकेंड जो है आपको मिलने वाली है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 500 के बराबर। तो ऐसे सवाल आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पता लगाया कि यार सेम पावर यदि डिसिपेट करवानी है तो ये XL और XC जो है इनको मिलके 0 होना ही होगा। XL बराबर XC हो गया तो ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट LC आ गई, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई 500 रेडियन पर सेकेंड के बराबर। आगे चलते हैं, सवाल कहता है कि 0.07 हेनरी इंडक्टर एंड 12 ओम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इंडक्टर है, रेजिस्टर है, LR सर्किट है AC वाला, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। The approximate current in the circuit and phase angle between current and source voltage are equal to। तो पहले तो हमसे करंट पूछा है। करंट को मैं लिख सकता हूं VRMS डिवाइडेड बाय टोटल जो इसका इंपीडेंस है। इंपीडेंस LR सर्किट में निकाल सकते हैं XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर। तो RMS वोल्टेज है इसका 220 डिवाइडेड बाय इंपीडेंस को निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर विच इज 144 प्लस XL का स्क्वायर विच इज ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो आपको मिल जाएगा यहां से 4 पाई स्क्वायर इंटू 50 स्क्वायर, 50 इंटू 50, ये तो ओमेगा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो देखिए पाई को मैं लिख सकता हूं 22/7, तो ये इसको और थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए 220 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 144 प्लस 4 इंटू 484 डिवाइडेड बाय आपको मिल जाएगा ये 7 इंटू 7, और यहाँ मिलेगा आपको 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ही है 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो 7 से 7 चला गया, 50 से गया 2 बार, 50 से गया ये 2 बार, 2 और 2 4 जो है 4 यहां से कैंसिल आउट हो गया। सो 484 प्लस 144 कितना हो जाएगा? 4 और 4 8, 4 और 8 12, 1 5 और 1 6, 628, और ये 220 है ऊपर, नीचे अंडर रूट। तो हमसे कहा गया है कि अप्रोक्सीमेट करंट पूछा गया है। ये मैंने पढ़ा था सवाल पढ़ते के टाइम कि अप्रोक्सीमेट करंट निकालना है, कि थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, और यदि ना भी कहा होता है तो भी हम लेते। ये 625 के बहुत ज्यादा निकट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 220 डिवाइडेड बाय 25। सो 220 बाय 25 हमारा आंसर होना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए इसे, 220 बाय 25, 5 से गया 4 बार, 5 से गया 4 बार, 5 से गया 5 बार, 5 8 8, 8.8 एम्पियर के बराबर करंट आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों हमारे पास आंसर आ रहे हैं। अब हमें निकालना होगा फेज एंगल कितना है। फेज एंगल निकालने का तरीका ये है कि cos फाई को लिख सकते हैं R बाय Z
या आप डायरेक्ट tan phi निकाल सकते हैं। tan phi कैसे निकालेंगे? tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। XC तो 0 है, तो XL की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? 25 नहीं, XL जो है हमारे पास है ये वाली क्वांटिटी 484 का अंडर रूट विच इज 22। XL डिवाइड बाय R की जो वैल्यू हमारे पास है 12, तो आपको मिल जाएगा 11/6। सो tan इनवर्स 11/6 जो है हमारा आंसर जो है हमें मिलने वाला है। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लगा दिया। चाहे आप फेजर की सहायता से भी कर सकते थे कि XL जो है इस तरफ है 22, R जो है इस तरफ है हमारे पास 12, इनका जो रिजल्टेंट है होगा इस तरफ, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है ये फाई के बराबर होने वाला है विच इज tan इनवर्स 11/6। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही आ जाता है। अगला सवाल हमारे पास है 27 जुलाई को मॉर्निंग में पूछा गया था। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक नीडल हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस। मैग्नेटिक मोमेंट दिया है नीडल का एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है इतना। तो आंखें चमक जानी चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसका मतलब सवाल वो है, उस फॉर्मूले से रिलेटेड है जो हर चैप्टर में आता है लगभग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम फॉर्मूला आता है, जब बार मैग्नेट पढ़ाते हैं तो भी सेम फॉर्मूला आता है, और फिजिकल पेंडुलम पढ़ाया था 11th क्लास में तब भी सेम फॉर्मूला आया था। If it performs 10 complete oscillations in 5 seconds, 10 complete oscillations in 5 seconds ये करता है, तो बताइए इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक निडल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाता है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो SHM करता है, एंगुलर SHM, और उस एंगुलर SHM का टाइम पीरियड होता है 2π√I/mb। याद आया फॉर्मूला? 2π√I/mb के बराबर होता है उसका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की बात करें, कहा गया है कि 5 सेकंड लगते हैं 10 ऑसिलेशंस करने में, तो एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लगा? आधा सेकंड, तो वही इसका टाइम पीरियड हो गया। सो 1/2 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, आपको मिल जाएगा 4π²I/mb। तो आ जाएगा आपके पास 16π² इंटू I कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय m, m की वैल्यू कितनी है? 9.85 इंटू 10⁻⁻2। ये किसकी वैल्यू आ जाती है? b की वैल्यू आ जाती है। पाई स्क्वायर की वैल्यू कहा गया है 9.85 रखिए, सो पाई स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा 80 इंटू 10⁻⁻4। तो आपको मिली टेस्ला में निकालना है, तो इसको आप कर दीजिए 8 इंटू 10⁻⁻3। 8 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला आपको आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स 8 मिली टेस्ला हमारा आंसर हो गया, 8 मिली टेस्ला। अगले सवाल की तरफ चलें। कहा गया है कि 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस है, एंड an inductor are connected in series across 250 volt supply at variable frequency. Calculate the value of inductance of inductor at which resonance will occur. रेजोनेंस की कंडीशन आपको दी हुई है, आपको इंडक्टेंस निकालना है। तो हम जानते हैं कि XL की जो वैल्यू है वो XC के बराबर होती है यहाँ पे। तो XL यानी कि ओमेगा L इज इक्वल्स टू ओमेगा 1/ओमेगा C में यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर को लिखा जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC, और LC तो L को लिखा जा सकता है 1/C ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज सारी रख दीजिए। 1/L 1/C, C कितना है हमारे पास? 0.1 माइक्रोफैरेड विच इज 10⁻⁻6, और साथ में ये डेसिमल 10⁻⁻7 इंटू ओमेगा स्क्वायर को लिखूंगा 2πf, तो आपके पास 4π² इंटू 60² 3600। सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास इंडक्टेंस की जो वैल्यू है मिल जाने वाली है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो 27 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। फिगर A एंड B शोन टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन A एंड B वेयर A इज स्मॉलर देन B, यानी कि ये आपको रेडियस दी हुई है क्रॉस सेक्शन की, कैरिंग करंट I which is uniformly distributed along across the cross section. The magnitude of magnetic field B varies with the radius R and can be represented as. तो इन चारों ग्राफ्स में से बताना है कि कौन सा ग्राफ सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है वायर A और B के लिए। तो यहाँ पे मैं पहले निकाल लेता हूं कि एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है जिसके क्रॉस सेक्शन से जो करंट है वो निकल रहा है, क्रॉस सेक्शन से करंट जो है निकल रहा है इस तरीके से, हर एक पार्ट से यूनिफॉर्मली करंट जो है वो निकल रहा है। तो मैं इस वायर के अंदर इनसाइड रीजन में निकाल सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। वो निकालने के लिए मुझे गॉसियन सरफेस यहाँ पे लेना होगा, एम्पीरियंस लूप लेना होगा, एम्पीरियंस लूप।
मैं सिमेट्री से कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस एम्पीरियंस लूप के अराउंड टेंजेंशियल होने वाला है। तो मैं यहां पे लिखूंगा b into 2 pi r, r is the radius of this एम्पीरियंस लूप, is equals to mu naught into I। करंट कितना जा रहा है? अब इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से I करंट जा रहा है, तो इतने छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट जाएगा मैं निकाल सकता हूं। I टोटल करंट डिवाइडेड बाय पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा एम्पियर्स लॉ से R से R चला गया, पाई से पाई चला गया, तो B की वैल्यू आपको मिल जाती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू स्मॉल r। तो यदि मैं बात करूं इन दोनों लूप्स की, दोनों लूप्स में रेडियस अलग अलग है और सेंटर से डिस्टेंस तो बराबर ही है, एक ही ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं क्योंकि, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इस ग्राफ नंबर ए के लिए, B1 के लिए लिख सकता हूं मैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई a स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आपके पास I इंटू R, और B2 आपको मिल जाएगा म्यू नॉट I R अपॉन 2 पाई b स्क्वायर। अब a छोटा है b से, a छोटा है b से, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं बाउंड्री पे। मैं बात करना चाहता हूं बाउंड्री पे, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा जब r की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द बाउंड्री इन वायर नंबर 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r स्क्वायर विच इज a स्क्वायर इंटू I इंटू R, R की वैल्यू है a से a कट जाएगा तो आपको मिलेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a। और यदि हम बात करें वायर नंबर 2 में, इस एज पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होने वाला है, तो आ जाए आपके पास म्यू नॉट I b अपॉन म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई b। ये आपको एज पर जो है इस आउटर सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी इतनी। अब आप क्लियरली देख सकते हैं इन दोनों वैल्यूज को, यहाँ पे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई है, यहाँ पे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई है, नीचे डिनोमिनेटर में b है, डिनोमिनेटर में a है। इसका मतलब डिनोमिनेटर जिसका छोटा उसकी सरफेस पर, उसकी आउटर सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो हमें ऐसा ग्राफ देखना है जो ग्राफ फर्स्ट वायर के लिए ज्यादा हायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हायर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हो। तो ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वायर नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। तो ये वाला ग्राफ कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज यहां पे कहा गया है कि बी वायर का मैक्सिमम फील्ड ज्यादा है, ऐसा नहीं है, वायर ए का मैक्सिमम फील्ड ज्यादा है। दूसरी बात, ए लेस देन बी होना चाहिए। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ए और बी जो है वो बराबर दे रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों का जो पीक है वो दिया हुआ है यहाँ पे, एक ही पॉइंट पे दिया है, विच इज नॉट पॉसिबल। ए फर्स्ट वाले वायर का पीक पहले आ जाएगा बिकॉज आर की वैल्यू छोटी है, और बी वाले ग्राफ का, सेकंड वाले ग्राफ का जो पीक है वो थोड़ा सा बाद में आएगा बिकॉज बी जो है वो ज्यादा है ए से। तो ये वाला ग्राफ नहीं पॉसिबल है। यहाँ बी का पीक पहले आ गया है विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखिए ए का पीक पहले आया है, यहाँ से डिस्टेंस ए पर आएगा, और बी का पीक बाद में आएगा यहाँ से बी डिस्टेंस पर, और अपने पीक के आने के बाद वो इस तरीके से जो है ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा करेक्ट है। अगला सवाल हमारे पास है ये, 27 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। इन द गिवन फिगर द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस वेयर phi b इज इन मिली वेबर्स। आप हमेशा ध्यान रखें, सवाल कर रहे हों तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि हाँ यार ये चीजें दी हुई हैं। आप हमेशा यूनिट पढ़ें, बिकॉज यूनिट की वजह से देखिए आंसर जो है आपका गलत भी आ सकता है यहाँ पे। तो phi b हमें मिली वेबर में दिया है, तो पूछा गया है कि करंट कितना जाएगा इस लूप में से 5 सेकंड पर, 5 सेकंड पर कितना करंट फ्लो होगा। तो मैं पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू d phi by dt। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपको मिलेगा 100t प्लस 20 के बराबर। t बराबर 5 पर यदि मैं ईएमएफ की वैल्यू की बात करूं तो ईएमएफ आपको मिलेगा 520 राइट, 20t आएगा, यहाँ पे 100 क्यों लिख दिया, 10t स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएट करने पर 20t आपको मिलेगा, 20t प्लस t। सो ये 120, 5 रखने पर 120 मिली वोल्ट आपको यहाँ पे ईएमएफ मिलने वाला है t बराबर 5 पर। तो करंट निकाल सकते हैं इस इंस्टेंट पे, दैट E डिवाइडेड बाय R। सो इट्स 120 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 2 ओम, तो आपको मिल जाएगा 60 मिली एम्पियर। आंसर विल बी 60, आंसर विल बी 60। ठीक बात।